हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हैं क्या है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। और इससे पहले मैं जो 2 वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, उसी से रिलेटेड उसी क्रम में अगली मेरी 3rd वीडियो है ये। फर्स्ट वीडियो में फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहूँगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने जो है एजुकेशन साइकोलॉजी की हिस्ट्री बताई थी। सेकंड वीडियो में जो आपको दिया था, उस सेकंड वीडियो में मैंने आपको जो व्यूज़ थे साइकोलॉजी के, कौन कौन से समर्थक हैं, कौन कौन विचारक हैं, उसके विषय में मैंने आपको बताया था। और उसी चीज़ में आगे देखते हुए अब हम जो आगे पढ़ेंगे तो क्या है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, यानी जो मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अब बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ का मतलब क्या है। जैसा आपने देखा कि अभी आपने देखा उन वीडियोज़ में सुना होगा आपने कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये सब देखा। फिर शिक्षा मनोविज्ञान लास्ट में एक जो उसका कंक्लूजन निकल कर आया था वो ये आया कि भाई व्यवहार का अध्ययन है ये। अब बात ये आती है कि हम व्यवहार के अध्ययन को जाने कैसे, है ना। तो उन व्यवहार के अध्ययनों को जानना है, कोई व्यक्ति किस तरह का बिहेव करता है तो उसको हम जानेंगे, तो उसकी बातों को जानने के कुछ मेथड्स हो सकते हैं। तो उन्हीं मेथड्स की बात आज हम आप लोगों से करने जा रहे हैं, है ना। देखते रहिए मेरे साथ एंड तक। और इसमें जो सभी जो विधियाँ आपके सामने मैंने जो आपको नोट की हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ हैं, तो इसमें मुख्य तौर पर मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया मैं टू द पॉइंट आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूँ यहाँ पर। तो जिसमें सबसे पहली बात आपके सामने जो आती है, सबसे पहली जो विधि है, इसलिए हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, पहला क्या है, निरीक्षणात्मक विधियाँ हैं जिनको हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स कहते हैं या ऑब्जर्वेशन मेथड्स कहते हैं। सेकंड हमारी जो आती हैं वो हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स कहलाती हैं, यानी प्रयोगात्मक विधियाँ कहलाती हैं। और तीसरे हम जो रखते हैं वो हमारी डेस्क्रिप्टिव मेथड्स होते हैं, यानी विवरणात्मक विधियाँ कहलाती हैं। तो हम अलग अलग विधियों को अलग अलग परिस्थितियों में अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है सब विधि हर एक विधि हर किसी भी कंडीशन में अप्लाई हो जाएगी। तो उसी चीज़ों को देखते हुए इन विधियों को जो है की खोज की गई, एक तरह से देखें हम तो, जिसमें हम क्या है कि जो पहली विधि आती है हमारी निरीक्षणात्मक विधियाँ, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड्स। नाम से ही क्लियर है कि ऑब्जर्वेशन, यानी हम इसमें किसी न किसी चीज़ का क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसी के माध्यम से हम उस व्यक्ति के व्यवहार को जानते हैं। अब बात यह आती है हमारे सामने के साथ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि भी हमारा 2 टाइप का है ना। पहला ए अगर हम देखें तो क्या है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहलाता है, यानी आत्मनिरीक्षण विधि। और बी कैटेगरी हम अगर रख दें तो कहलाती है हमारी वही दर्शन विधि या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। पहली विधि का नाम बिल्कुल क्लियर है, खुद वो कह रही है कि इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण विधि। तो हम जब कभी स्वयं अध्ययन की दृष्टि से अपने द्वारा हम कभी कभी ऐसा देते हैं, हम बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं, कभी कभी हम ज़्यादा बहुत खुशी का अनुभव करते हैं, या और भी कोई कार्य हम करते हैं, कभी कभी हम बहुत चिंताग्रस्त रहते हैं। तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए कि हम ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, तब हम वहाँ पर क्या होता है, एक आत्मनिरीक्षण यानी स्वयं अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है। तो जिनके जो प्रतिपादक थे वो वुंट और टिचनर हैं। वुंट का नाम कई बार आ चुका है, ध्यान रखें, कभी कभी इनके नाम से भी आ जाती है कि आत्मनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वुंट का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आत्मनिरीक्षण विधि में क्या करते हैं, हम आत्म अवलोकन करते हैं, यानी व्यक्ति अपना ही निरीक्षण स्वयं करता है। दूसरी विधि हमारी क्या कहलाती है, वही दर्शन विधि है, यानी एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी दूसरों का ऑब्जर्वेशन करना, दूसरे के व्यवहार को देखना, दूसरे व्यवहार को जानना, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड कहलाते हैं। और जिसके प्रवर्तक कौन है, जी.बी. वॉटसन है, एक प्रमुख व्यवहारवादी हैं, बहुत बार नाम आ चुका है इनका, और मैं समझता हूँ ध्यान भी रहेगा, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो वॉटसन क्या है, इन्होंने बताया कि हम किस प्रकार से दूसरे के व्यवहार को हम जान सकते हैं। तो दूसरे के व्यवहार को, और एक बात है भी, ये दोनों जो विधियाँ हैं दोनों ही क्या हैं, सबसे ज़्यादा ये सब्जेक्टिव विधि हैं। ये विधियाँ कैसे कहलाती हैं, सब्जेक्टिव विधियाँ जो होती हैं, आप देखेंगे ये 2 तरह की मेथड्स हैं। अगर हम देखेंगे ये जो निरीक्षणात्मक विधियाँ हैं ये क्या हैं, एक तरह से सब्जेक्टिव हैं, मतलब आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं। और दूसरे जो हमारी विवरणात्मक जो प्रयोगात्मक विधियाँ होती हैं ये हमारी ऑब्जेक्टिव मेथड्स कहलाती हैं, वस्तुनिष्ठ विधियाँ कहलाती हैं।
तो ये जो सब्जेक्टिव मेथड्स हैं, इसमें सब्जेक्टिव का मतलब है कि हम इसमें व्यक्ति विशेष का प्रभाव ज़्यादा रहता है। अगर मैं किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करूँ, मैं किसी जैसे हम बाह्य इसको ले लें, वही दर्शन को ले लें, तो मैं किसी स्कूल को देखूँ, मैं किसी क्लास को देखूँ, मैं किसी बच्चे के का व्यवहार ऑब्जर्व करूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा रोल ज़्यादा आ जाएगा। यानी मेरे जो हैबिट्स हैं, मेरे जो इंटरेस्ट हैं, वो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस उसमें हो जाते हैं। तो हम जब अपने अनुभव के आधार पर किसी का निरीक्षण करते हैं, तो उसमें हमारी सब्जेक्ट्स वो कहलाती है हमारी सब्जेक्टिविटी। तो उसमें हमारी अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट, अपने एक्सपीरियंसेस मतलब शुरू हो जाते हैं, और उनके आधार पर ही हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसी नज़रिए से कोई चीज़ हमारे हिसाब से गलत हो सकती है, दूसरे के हिसाब से वो सही भी हो सकती है। तो वही चीज़ है। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है, हमारे अपने सब्जेक्ट जो अपनी नेचर है वो सम्मिलित हो जाती है। इसलिए ये व्यक्ति जो विधियाँ कहलाती हैं, ये थोड़ी सी दोषपूर्ण कहलाती हैं, लेकिन अप्लाई होती हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं होती हैं। तो और अगर हम आत्मनिरीक्षण विधि की बात कहें, तो अगर इस संदर्भ में विधि बहुत ज़्यादा कारगर है आज के संदर्भ में, कि हम दूसरों का निरीक्षण तो बहुत करते हैं और दूसरों की कमियां या उसकी क्या विशेषताएं वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, बट आत्मनिरीक्षण विधि एक ऐसी विधि है, अगर हम इसका उपयोग सही प्रकार से अपने ऊपर कर लें, तो हम काफ़ी हद तक दूसरों का भी और जो अपने व्यूज़ हैं उनको आसानी से भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं कि हम क्या हैं, क्या और कैसे कर सकते हैं। तो अपने आप को जानना भी बहुत बड़ी बात है। तो इसके अंदर हम खैर ओवरऑल वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो इसमें क्या है, हम आत्मनिरीक्षण में क्या अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, और वही दर्शन मेथड में क्या करते हैं, हम दूसरे के व्यवहार को जानने का प्रयास किया जाता है। इस क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। अब अगली विधि जो आती है, दूसरे कैटेगरी क्या आती है, हमारी प्रयोगात्मक विधियाँ कहलाती है। नाम से ही स्पष्ट है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाते हैं। सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, इनमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि साइंटिफिक मेथड होते हैं, 100% प्रूफ होते हैं। जब ये प्रूफ हो जाते हैं तभी ये जनरलाइजेशन इनका आम पब्लिक के लिए, या कोई थ्योरीज या कोई प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, तो वो तभी आते हैं जब वो पूर्ण रूप से प्रूफ हो जाते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा, और उसमें कहीं गुंजाइश नहीं होती कि मैं अगर किसी चीज़ को सही कहूँगा, कोई मैथ का फार्मूला, कोई साइंस की थ्योरी है, तो उसमें ऐसा नहीं कि वो मेरे कहने पर कुछ और हो जाएगी, कोई दूसरा देखेगा कुछ और हो जाएगी, उसमें ऐसा नहीं है। वो चीज़ काफ़ी समय तक वैसी रहती है। हाँ, कुछ ना कुछ समय बाद, साल 10 साल बाद उसमें ऐसा नहीं है, नई नई चीज़ आती रहती है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। बट उसमें क्या है, लेकिन वो भी जब भी कब सही होती है, जब वो दूसरा साइंटिस्ट उसको प्रूफ कर देता है। जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं उनके जरिए उनको प्रूफ कर दे, तभी वो चीज़ दूसरी थ्योरी के अंदर उसमें आती है, या वो उस थ्योरी को फेल कर सकता है। तो साइंटिफिक मेथड पूर्ण रूप से कैसे होते हैं, हमारे ऑब्जर्व जो होते हैं ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित होते हैं, सत्यता पर आधारित होते हैं, उनका एक अपना स्टेप होता है। अगर हम देखें कि इनको किसने दिया था, तो जो प्रयोगात्मक विधियाँ के जो जनक हैं वो जॉन स्टुअर्ट मिल है। अगर दिखाई ना भी दे रहा हो तो आप अपने मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। नाम कभी आया नहीं है वैसे, लेकिन मैंने नोट कर दिया है, फिर भी कभी आ भी सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है। और इस प्रयोगात्मक विधि की खास विशेषता ये होती है कि इसके अंदर हम कॉजल रिलेशनशिप देखने की प्रयास किया जाता है, यानी कार्य कारण संबंध। कोई घटना क्यों हो रही है, उसका पीछे क्या रीजन है, ऐसी चीज़ों को देखने का प्रश्न किया जाता है। या समस्या क्या है, उस समस्या का सोल्यूशन हम किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत देखते हैं, और ये बहुत कंट्रोल्ड परिस्थिति में होता है, यानी लैब में की जाती है। यानी इनकी प्रयोगशाला होती है, नाम है, सीधी बात है, प्रयोगात्मक विधि। जब एक्सपेरिमेंट होंगे तो प्रयोगशाला में ही होंगे, लैब में होते हैं। इसलिए इसको हम जो होते हैं लेबोरेटरी मेथड भी कह सकते हैं। और ये कंट्रोल परिस्थिति में कराए जाते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन भी कहलाती है, क्योंकि इस पर पूर्ण रूप से क्या होता है, कंट्रोल होता है। जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करता है उसका वो सारी स्थितियों को क्या होता है, कंट्रोल किए हुए होता है, तभी आगे उसमें एक्सपेरिमेंट आगे चल रहे होते हैं। कभी कभी प्रश्न मैंने इसलिए इनके स्टेप्स को नोट कर दिया है, एक का प्रश्न कभी बार यहाँ बन चुका है, आप लोगों के पेपर में आ चुका है टेट में, कि इसके स्टेप्स कौन से नहीं है, यानी प्रयोगात्मक विधि का निम्न में से कौन सा चरण नहीं है, या इसके अंतर्गत नहीं आता। प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जो नहीं आता, कौन सम्मिलित नहीं है, कुछ भी तरह से आ सकता है। तो इसके हम देखेंगे तो 5-6 पॉइंट हैं, तो उनके अंतर्गत ही स्टेप बाय स्टेप में प्रयोगात्मक जो मेथड्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, या उसमें रिसर्च की जाती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात आती है वहाँ। तो सबसे पहले क्या होती है, उसमें हमारे पास सामने कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम प्रॉब्लम देखते हैं कि हमें काम किस चीज़ पर करना है, वो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड क्या होती है, परिकल्पना निर्माणी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन कहलाती है।
परिकल्पना क्या होती है, एक हमारा यानी कह सकते हैं कि एक उसका परिकल्पनात्मक एक सॉल्यूशन होता है, जो हमारी समस्या है उसका टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। हाइपोथेसिस जो बना दी हमने, तो वो उसको हम प्रूफ करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह से है तो ये हो सकती है ना। यानी बच्चों पर क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे सामने समस्या हम ये देखें कि क्या जो बच्चों पर उनकी बच्चों की बुद्धि पर उनकी एज का इफ़ेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, ये हम देखने जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई। तो अब हम इसमें जो परिकल्पना हो गई, तो परिकल्पना हमारी इसमें ये बन सकती है कि बच्चों की बुद्धि पर एज का इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, दोनों तरह से बन सकती है। तो जो पड़ता है नहीं पड़ती है, दोनों बातें हो गई उसमें, तो वो हमारी क्या है, परिकल्पना हो गई। यानी पढ़ भी सकता है, नहीं पढ़ सकता है। अब हम आगे इस पर काम करेंगे कि ये इसको हम वेरीफाई करेंगे। वो अलग प्रोसेस है, वो हमारे रिसर्च मेथड्स में आ जाती हैं, हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं आगे। तो ओवरऑल क्या है कि समस्या हो गई, फिर हम क्या करते हैं, एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर तीसरी बात क्या है, प्रायोगिक डिज़ाइन कहलाता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तैयार करते हैं कि इस पर हम काम कैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंतर्गत। फिर हम आगे चलें, सैम्पल सिलेक्शन कहते हैं, सैम्पलिंग चेन। यानी हम उस समस्या से संबंधित जो हम व्यक्तियों को ढूंढेंगे, यानी वो समस्या है, तो जैसा अभी हमने बताया था कि व्यक्ति जो बच्चे हैं उनकी जो एज पर, उनकी बुद्धि पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम उसमें क्या काम करेंगे, जो हमारा सैंपल क्या होंगे वो बच्चे होंगे, उसमें अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं। तो उन बच्चों का हम, जिस पर हम इस समस्या का या इस परिकल्पना को एप्लीकेशन इस पर करेंगे, यूज़ करेंगे अपने लिए, तो वो क्या हमारे सैंपल हो गए, जिसको अपनी समस्या के लिए हमने चयन किया है, जिनके लिए वो सैंपल कहलाता है। उसी के आधार पर निष्कर्ष हम निकालते हैं। फिर हमारा डेटा कलेक्शन कहलाता है, यानी उस सैंपल से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करेंगे कि किस एज क्या है किस बच्चे की, और उसकी एज पर क्या इफेक्ट पड़ा। ये सारी बहुत सारी मेथड्स हैं उसके डेटा कलेक्शन के, वो हम करते हैं। फिर हम आगे उस डेटा का एनालिसिस करते हैं, यानी उसको हम देखेंगे समझेंगे कि अभी आखिर इसमें इसका इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। एक स्टैटिकल मेथड होता है वो पूरा। फिर हम जब हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है तो हम उसको जनरलाइजेशन कर देते हैं और बता देते हैं कि हाँ भाई वास्तव में क्या होता है कि एज का इफेक्ट भी बुद्धि पर पड़ता है। तो वो हमारी जो परिकल्पना शुरू बनाई थी, वो हम अब यहाँ पर आकर पता चलता है हमें एनालिसिस के बाद में कि वो वास्तव में पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो सही है या नहीं सही है। तो ओवरऑल ये ऐसे 5-6 स्टेप हैं आपके, जो इस चरण में हम इस प्रयोगात्मक विधि आगे बढ़ती है। तीसरी तरह के मेथड्स होते हैं हमारे प्रयोगात्मक, और थर्ड हमारी क्या कहलाती है, हमारी विवरणात्मक विधियाँ कहलाती हैं, डेस्क्रिप्टिव मेथड्स कहलाती हैं। डेस्क्रिप्टिव मेथड्स आप देख रहे हैं कि हमारे 8-9 तरीके के हैं, एक आध और भी होता है, मैंने इंपॉर्टेंट वाले आप लोगों के सामने रखे हैं। जिसमें हम सबसे पहले अगर हम देखें बात, तो हम करते हैं केस हिस्ट्री मेथड की, या केस स्टडी मेथड्स कह सकते हैं, जीवन इतिहास विधि बोलते हैं इसके लिए, या केस स्टडी, है ना। तो केस स्टडी मेथड के अंतर्गत जो होता है, नाम से स्पष्ट है, केस स्टडी। हम इसमें बच्चों की, खासकर हम बच्चों के संदर्भ में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों का व्यवहार किस प्रकार का है, डिसिप्लिन में रहते हैं नहीं रहते हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, है ना। और बच्चा कोई चिंताग्रस्त रहता है तो क्यों है, किसी विषय में अगर कमज़ोर है तो ऐसा क्यों है। तो ये सारी समस्याओं का हम अध्ययन जो है करने के लिए, यानी एक पर्टिकुलरली इंडिविजुअल टेक्निक है ये, है ना। सामूहिक रूप से हम इसको मतलब एप्लीकेबल नहीं करते इसके लिए। और क्या है, ये पर्टिकुलर बच्चों तक सीमित रहती है, एक एक बच्चे की समस्या को हम इसके ज़रिए सोल्व कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो ये क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच है, यानी बहुत गहराई से इसके अध्ययन करते हैं। इसलिए उस बच्चे की हम बैकग्राउंड में जाते हैं, पहले उसके हम फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, फिर उसका आपके जो स्कूल की बैकग्राउंड है वो देखी जाती है, फिर सोशोलॉजी और सोशल बैकग्राउंड है, और बहुत सारी इस तरह की वो पूरा प्रोसेस है जो हम केस हिस्ट्री मेथड में अप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसका किसी भी व्यक्ति विशेष से बच्चे की का अध्ययन करने के लिए हम उसकी केस स्टडी मेथड को अप्लाई करते हैं। दूसरी हमारी मेथड कहलाता है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मेथड भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुवांशिक विधि भी कहते हैं विकासात्मक विधि के लिए। तो विकासात्मक विधि जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अभी आप देखेंगे आगे कि बहुत सारी विकास की अवस्थाएं आप देंगे, जैसे इन्फेंसी स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज है, एडोलसेंस पीरियड है। तो आदि ये इस तरह की जो स्टेजेस आएंगी, तो उनको हम सिस्टमेटिक वे में किस प्रकार से उनकी स्टडी करते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं आएंगी, क्या शैशवावस्था में कौन सी होंगी और बाल्यावस्था में कौन सी होंगी, किशोर अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उनमें क्या परिवर्तन आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम देखते हैं, तो वो सब हमारी क्या कहलाती हैं, विकासात्मक विधि के अंतर्गत आती हैं।
तीसरी बात आती है मनोविश्लेषणात्मक विधि। हमने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। तो इसमें क्या था, मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसमें मनोविश्लेषणात्मक क्या है, मन के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है उसके आधार पर, और जिसमें ये जो प्रतिपादक थे कौन थे, सिगमंड फ्राइड थे। फिर आती है हमारी सर्वे मेथड यानी सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, नाम सर्वे। जनरली सबने सुना होगा कि हम आज क्या है भाई, किसी व्यक्ति, किसी मोहल्ले का कह सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर एरिया का, किसी फैक्ट्री का कोई हम सर्वे करने जा रहे हैं। तो उसमें सर्वे भी क्या है, एक तरह से ऑब्जर्वेशन ही है, बट ये क्या है, ये थोड़े से बड़े स्केल पर होता है। इसका एरिया क्या है, बड़ा होता है ना। वहाँ पर स्थिति क्या है, कोई हम पोल्यूशन की स्थिति को देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उससे कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो हम उस चीज़ का सर्वे करेंगे। तो सर्वे के द्वारा हम जानकारी जुटाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सर्वेक्षण विधि कहलाती है। और उससे हम जो भी डेटा कलेक्शन करते हैं, इस सर्वेक्षण विधि को कहते हैं सांख्यिकी विधि भी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड है ये, क्योंकि इसमें जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा के आधार पर उसका एनालिसिस किया जाता है, और तब हम बताते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है हमें सर्वे में ये चीज़ मिली। जो हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या के आंकड़े हो गए, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हो गई, पीछे देखिए बहुत सारे अध्ययन चलते रहते हैं। तो वो सब चीज़ क्या है, हमारे एक तरह से हम डेटा कलेक्ट करने के आधार पर, सर्वे के आधार पर ही हम बताते हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एरिया में ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है। तो वो हम सब क्या कहते हैं, सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी समाज मिति विधि, है ना, यानी सोशोमेट्रिक मेथड कहलाता है ये समाज मिति। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे J.L. मोरेनो। इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है ये एक दो बारी। तो जो है J.L. मोरेनो ने इसको बताया था कि सोशोमेट्रिक मेथड क्या है। इस विधि के अंतर्गत जनरली क्या होता है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को देखा जाता है कि उसकी अपने जो पर्टिकुलर एरिया है जिसमें वो रहता है, जिस समाज में वो रह रहा है, उसकी उसमें स्थिति क्या है, परिवार के अन्य सदस्यों से उसका संपर्क किस प्रकार का है, तो और उसके आधार पर उसका व्यवहार क्या है। तो ये सब जानने के लिए हम क्या है, समाज मिति विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आती है नैदानिक विधि, या जिसको हम डायग्नोस्टिक मेथड कहते हैं, है ना। डायग्नोसिस, निदान करना, बच्चे की समस्या का निदान करना। तो समस्या निदान से मतलब हमारा क्या पर है यहाँ पर कि हम बच्चे की समस्या को पहचानना। निदान का मतलब है समस्या को पहचानना। तो जब बच्चे के सामने कोई समस्या आती है और टीचर उस समस्या को देखता है, समझता है, तो वो क्या कहलाती है हमारी, वो सब नैदानिक विधि कहलाती है या डायग्नोस्टिक मेथड्स कहलाती हैं। वो एक प्रॉपर तरीके होते हैं उनको देखने के। तो जब हम समस्या का पता लगाएंगे, उसी से रिलेटेड हमारी उपचारात्मक विधि है, रिमेडियल मेथड कहलाता है। जब हम समस्या का पता लगा लेते हैं तभी हम उसका उपचार सही प्रकार कर सकते हैं। दोनों विधियां एक दूसरे से कोरिलेट हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर हम समस्या का पता नहीं लगा पाएंगे बच्चे की, तो हम उसका उपचार सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब तक डॉक्टर हमारी समस्या को सही प्रकार से पता नहीं कर पाता है, बहुत सारे वो भी मेथड से इम्प्लीट करता है कि भाई आप टेस्ट कराइए, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं जिस समस्या से जुड़े हुए होते हैं, वो समस्या का पता करता है, तभी उसका वो फिर ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो कभी कभी होता है हम डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर को चेंज करना शुरू कर देते हैं जब समझ हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। तो उसका रीज़न यही है कि कभी कभी डॉक्टर क्या है, वो हमारी समस्या को पहचान नहीं पाता प्रॉपरली कि वो प्रॉब्लम क्या है। तो उसी प्रकार से टीचर को बच्चे की प्रॉब्लम क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम उसको सोल्व सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं। मोस्टली आप देखते होंगे बच्चे, कोई इंग्लिश में वीक होता है, कोई मैथ्स से बहुत बच्चे भागते हैं, तो आखिर क्यों भाग रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सब चीज़ देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विधि। ये नैदानिक और उपचारात्मक विधि क्लास में या स्कूल में एक टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है इन विधियों को, और इनको सही प्रकार से इनका इम्प्लीकेशन भी उसको आना चाहिए। तो उसके आधार पर हम फिर उसका उपचार कर पाते हैं। फिर आती है हमारी नेक्स्ट प्रश्नावली विधि, यानी क्वेश्चनायर मेथड कहलाती है। ये मोस्टली रिसर्च टूल्स भी कहलाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चनायर मेथड है, प्रश्नावली विधि जो है, ये वुडवर्थ ने अप्लाई किया था इसको सबसे ज़्यादा, नाम ध्यान रखेंगे। तो प्रश्नावली विधि में क्या करते हैं हम, प्रश्न क्वेश्चनायर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और जिस चीज़ का भी हम जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस होते हैं। यानी बच्चे के हम अगर, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो हम किसी के व्यवहार को जानना चाहते हैं कि किसी का व्यवहार क्यों एग्रेसिव नेचर है, तो उस एग्रेसिव नेचर से रिलेटेड हमारे कुछ टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट से मतलब हमारा क्या है, उसमें कुछ 50, 60 या 30, 40 कुछ प्रश्नों की संख्या होती है, और वो हम जो हमने सैंपल लिया था, जैसे मैं बताया था सैंपल चयन करते हैं, तो जो हमारे उससे रिलेटेड व्यक्ति हैं उन्हें हम उन व्यक्तियों को वो क्वेश्चनायर दे देते हैं, प्रश्नावली दे देते हैं, वो उसको सोल्व कर मतलब भरते हैं, उनमें आंसर देते हैं उनकी हम उन क्वेश्चनों के जरिए से हम उनकी बातों के, मन की बातों को जानने का प्रयास करते हैं कि इसके मन में क्या बात है इस चीज़ को लेकर, है ना।
तो वो उस तरह से हम प्रश्नावली विधि के जरिए हम जब सबके क्वेश्चन आ रहे हमारे पास एकत्रित हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते करके हम फिर उसको एनालिसिस करके हम उस पर देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ आ सकती है। नेक्स्ट फिर आती है हमारी एक इंटरव्यू मेथड। कभी कभी हम क्या है किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे मोस्टली जॉब्स में क्या होता है कि इंटरव्यू मेथड किया जाता है। आज के समय में उस इंटरव्यू मेथड का जो है प्रयोग दूसरी तरह से हो रहा है, लेकिन बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं वास्तव में एक सही मायने में इंटरव्यू किया जाता है। तो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार विधि का जो उपयोग करते हैं वो व्यक्ति की मनोदशा को जानने का प्रयास किया जाता है वहाँ पर, कि पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो समस्याएं आ सकती हैं तो आप उनको कैसे फेस करेंगे। तो वहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर उनके पूछने का एक ये तो है कि आपके विषय से संबंधित भी प्रश्न हो सकते हैं और कुछ इधर उधर से भी प्रश्न संबंधित होते हैं। तो वहाँ पर मुख्य रूप से ये चीज़ देखी जाती है कि आप उनको समस्या को या उसके आंसर को देते समय किस प्रकार से आपका फेस एक्सप्रेशन किस प्रकार का है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है ना। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप रिटन एग्ज़ाम कुछ इधर उधर से करके आ गए तो रिटन एग्ज़ाम ठीक है, मान लिया आपने अगर मेहनत से भी क्वालिफाई किया है तो उसमें आपकी वो कहाँ आपकी मेमोरी लेवल को दर्शाता है रिटन एग्ज़ाम, लेकिन जो इंटरव्यू है वो सही मायने में आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को दर्शाता है, आपके कॉन्फिडेंस को बताएगा, आपके बिहेवियर को बताएगा, आपके एप्टीट्यूड को बताएगा, आपके एटीट्यूड को बताएगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें साक्षात्कार इंटरव्यू में देखी जाती हैं, है ना। तो साक्षात्कार जो होता है वास्तव में एक मेथड है जो व्यक्ति के व्यवहार को सही प्रकार से जानने का प्रयास किया जाता है। वो बात एक अलग है कि इसका प्रयोग किस तरह और किस कंडीशन में किया जा रहा है आजकल, बट इसके अंदर क्या है पूरे हमारे सामने क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है कि हाँ ये बिल्कुल ओके है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सारी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो विधियाँ थीं, क्योंकि हम इन विधियों के माध्यम से ही हम एजुकेशन साइकोलॉजी का उपयोग शिक्षण की प्रक्रियाओं में कर सकते हैं। तो उन प्रक्रियाओं को जानने के लिए उन विधियों का पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी आ सकता है, इसमें नोट भी मैंने किया है और आप नोट भी कर लें कि किस विधि को किसने दिया है और उस विधि के अंतर्गत क्या हो सकता है। कोई प्रश्न इनसे इनडायरेक्टली भी आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड तक आप बने रहे और इसमें आप लाइक और उसको शेयर भी करते रहें अपने साथियों के साथ, जिस प्रकार से ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए और कुछ ज्ञान उनको भी इनका मिल जाए। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ, और फिर हम उसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में नई वीडियो आप मेरी बहुत जल्दी देखेंगे। ओके, थैंक यू।